दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना सड़क किनारे एक पटरी पर जानकी अपनी 10 वर्षीय बेटी चंदा के साथ भुट्टे बेच रही थी। गर्मा गर्म भुट्टे खाओ, आइए बहन जी। ऐसे भुट्टे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आओ अंकल, एक बार खा कर देखो ना। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी ठंड से कांप रहे थे। उनके तन पर ठंड से बचने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। माँ, कब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? शाम हो चुकी है, घर चलते हैं। मुझसे और बैठा नहीं जाएगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, कुछ देर और सब्र कर, अभी चलेंगे। थोड़े भुट्टे बिक जाने दे, सुबह से बस 2-4 भुट्टे ही बिके हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और सिमरन नाम की एक बिगड़ैल लड़की गाड़ी से उतर कर बोली, सुन, मुझे गर्मा गर्म भुट्टा दे। अभी देती हूँ मेम साहब। जानकी खुश होते हुए गर्मा गर्म भुट्टा सेक कर सिमरन को देते हुए बोली, ये लीजिए गर्मा गर्म भुट्टा। सिमरन ने भुट्टा लिया और बिना पैसे दिए गाड़ी के अंदर बैठ गई। ये देख जानकी बोली, अरे मेम साहब, भुट्टे के पैसे तो देती जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मालूम है आप बहुत अमीर हैं, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। 2 पैसे कमाने के लिए इतनी ठंड में यहाँ भुट्टे बेच रहे हैं, यही हमारी रोजी रोटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? भिखारिन कहीं की, अपनी औकात मत भूल। मैं तो बस आपसे भुट्टे के पैसे मांग रही हूँ, दे दीजिए, नहीं तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। तुम जैसे लोग मर जाएं तो ही अच्छा होगा, धरती से कुछ बोझ कम हो जाएगा। हाँ, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। दीदी, पैसे दे दो ना, सिर्फ 10 रुपए ही तो देने हैं। तूने दीदी किसे बोला? जा, नहीं दूंगी पैसे। क्या कर लेगी? एक तो इतना बेस्वाद भुट्टा खिलाया, ऊपर से पैसे मांग रही है। तेरे ये भुट्टे अब कोई नहीं खरीदेगा। ये कहते हुए सिमरन ने सारे के सारे भुट्टे उठाकर नाली में फेंक दिए। उसके बाद गाड़ी तेज भगाते हुए वहाँ से चली गई। ये देख दोनों माँ बेटी रोने लगी। हे भगवान, हमारे पास पेट पालने का एक ही जरिया था, अब वो भी अमीर लोगों ने छीन लिया। माँ, क्या गरीब होना पाप है? क्या भगवान हमारी कभी नहीं सुनेगा? भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। चल बेटी, घर चलते हैं, अब यहाँ रुकना बेकार है, ठंड बहुत बढ़ गई है। दोनों माँ बेटी दुखी मन घर की ओर चल पड़ी। उनका घर टूटा हुआ था, सीलन भरी दीवारें थी। वो जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। खाने के नाम पर उनके पास केवल एक भुट्टा था। दोनों माँ बेटी आधा आधा भुट्टा खाकर सो गई। लेकिन आधी रात को ठंड के कारण चंदा कांपने लगी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, कुछ ओढ़ने को दो ना। बेटी, मेरे गले लगकर सो जा, कंबल तो है नहीं। माँ, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, बिना कंबल और स्वेटर के कैसे जी पाएंगे? क्या गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता? क्या अच्छा खाना और पहनना सिर्फ अमीर लोगों की किस्मत में होता है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। फिर हमारी कोई मदद करने क्यों नहीं आता? देखना बेटी, एक दिन भगवान हमारी मदद करने किसी को जरूर भेजेगा। अब सो जाओ। अगली सुबह जानकी ठिठुरते हुए अपनी बेटी चंदा से बोली, चंदा, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, बाहर बहुत ठंड है। ये लो, तुम ये ओढ़ लो, ठंड कम लगेगी। जानकी ने बोरी देते हुए कहा। बाहर कबाड़ी वाला भैया ढेर सारी बोरियां लेकर जा रहा था। मैंने उनसे एक बोरी मांग ली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। जानकी काम की खोज में निकल गई। काफी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो बहुत बड़े बंगले के पास पहुँची। बंगला तो बहुत बड़ा है, शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। ऐसा सोचकर जानकी ने बंगले का दरवाजा खटखटाया। कोई है घर पर? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जानकी चौंक गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वाली और कोई नहीं बल्कि सिमरन थी, जिसने कल रात उसके सारे भुट्टे नाली में फेंक दिए थे। सिमरन जानकी को देखते ही पहचान गई। अरे, तू तो वही है ना जो कल रात मुझे फुटपाथ पर मिली थी? तू पैसे लेने के लिए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चली आई? बड़ी बेशरम है तू। नहीं मेम साहब, मैं तो काम की तलाश में निकली थी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बंगला है। ओह अच्छा, तुम यहाँ काम ढूंढने आई हो? अगर आपके नजर में मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। जानकी की बात सुन सिमरन मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, यही मौका है इसे इसकी औकात दिखाने का। मुझसे पैसे मांग रही थी ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ, फिर दोबारा इस शहर में नजर नहीं आएगी। सुनो, हमारे घर की नौकरानी कुछ दिन के लिए गांव गई हुई है, तुम उसके बदले कुछ दिन यहाँ काम कर सकती हो। ठीक है मेम साहब, बताइए मुझे क्या करना है।
कोने में रखा झाड़ू उठा और काम पर लग जा। जानकी ने झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू किया। एक एक कोना अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। जी मेम साहब। सिमरन इस तरह बेचारी जानकी से घर का सारा काम करवाती है। जानकी ठंड से थरथराते हुए काम करने लगी। थोड़ी देर बाद सारा काम खत्म कर जानकी बोली, मेम साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए? अभी देती हूँ, 5 मिनट रुक। जानकी कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। सिमरन बर्फ से भरी हुई बाल्टी लाई और जानकी के ऊपर उड़ेल दी। ये तुमने क्या किया? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस तरह गरीब पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब आया ना मजा। पैसे मांगना तो दूर की बात है, तू इस शहर में कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएगी। अब जा यहाँ से। जानकी ठंड से कांपते हुए बंगले से बाहर निकली। भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है? हमने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? बेटी घर पर भूखी होगी, मुझे जल्दी से घर लौटना चाहिए। कुछ दूर रास्ते में चलने के बाद जानकी को एक कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया। बेचारा ठंड में बुरी तरह कांप रहा था और कुछ बच्चे उसे पत्थर मारकर तंग कर रहे थे। ये देख जानकी बोली, भागो यहाँ से, तुम बेचारी को क्यों तंग कर रहे हो? भागो यहाँ से। जानकी ने सब बच्चों को डांट कर भगा दिया। फिर उसने प्यारे से कुत्ते के बच्चे को उठाया और एक सुरक्षित जगह ले जाकर रख दिया। उसके बाद जानकी भगवान का नाम लेते हुए घर पहुँची। माँ तुम आ गई, खाने के लिए कुछ लाई हो? बड़ी भूख लगी है। नहीं बिटिया, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों भूखे पेट ही सो गई। रात के समय जानकी को बहुत तेज बुखार आया। बिटिया, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ है, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। तभी अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी और बहुत तेज तूफान आया। उनका घर वैसे ही इतना कमजोर था। तूफान के कारण घर पूरी तरह टूटकर बिखर गया। बेचारी जानकी और उसकी बेटी चंदा के सर से आसरा भी छिन गया। दोनों माँ बेटी फुटपाथ के किनारे कांपते हुए बैठ गई। ना जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। कम से कम रहने के लिए एक छत तो थी, वो भी इस तूफान ने छीन लिया। माँ पूरी रात खुले में कैसे रह पाएंगे? भगवान जी अगले जन्म में हमें गरीब बनाकर मत भेजना। चंदा बेटी, तुम बोरी को अपने तन पर अच्छे से ओढ़ लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। माँ आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप इसे ओढ़ लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। चंदा, इतनी रात गई, खाना कहाँ से लाएगी? कहीं मत जा। तभी वहाँ वही कुत्ते का बच्चा आया जिसे जानकी ने बदमाश बच्चों से बचाया था। वो कुत्ता जानकी के पास आकर दुम हिलाने लगा। जानकी उस कुत्ते के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमसे अच्छी किस्मत तो इन जानवरों की है, ना कोई फिक्र ना कोई चिंता। तभी वो कुत्ता दौड़ते हुए वहाँ से चला गया और कहीं से मुंह में 2 रोटी लेकर वापस लौटा और जानकी के हाथों पर रख दिया। ये देख जानकी और चंदा की आंखों में आंसू आ गए। देखा चंदा, आजकल इंसानों से ज्यादा जानवरों के अंदर इंसानियत है। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी ने एक एक रोटी खाई। तभी कुछ दूरी पर उन्हें जोरदार धमाका सुनाई दिया। उन्होंने देखा एक गाड़ी में आग लग गई थी। असल में उस गाड़ी में सिमरन बैठी हुई थी। ज्यादा ठंड की वजह से उसकी गाड़ी का साइलेंसर जाम हो गया था। गाड़ी के अंदर बैठी सिमरन मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी। ये देखकर जानकी अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर गाड़ी के पास गई और जलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलकर सिमरन को गाड़ी से बाहर निकाला। तब तक सिमरन बेहोश हो चुकी थी। अरे, इसे तो अस्पताल पहुंचाना होगा, पर कैसे? तभी जानकी की नजर सड़क किनारे खड़े ठेले पर गई। अपनी बेटी चंदा की सहायता से सिमरन को ठेले पर लेटाकर नजदीकी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में सिमरन को भर्ती कर लिया गया क्योंकि वो शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश ओबरॉय की बेटी थी। तुरंत ही सिमरन का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। कुछ ही देर बाद सिमरन को होश आया। तब तक जानकी और चंदा अस्पताल के बाहर ही बैठे हुए थे। जैसे ही उन्हें पता चला सिमरन अब खतरे से बाहर है, वो दोनों जाने लगी। तभी सिमरन उन्हें रोकते हुए बोली, रुकिए, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, लेकिन आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूँ। तभी वहाँ मौजूद सिमरन के पिता मुकेश ओबरॉय बोले,
अगर आप समय पर नहीं आते तो शायद मैं अपनी बेटी को खो देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा साहब, एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है, मैंने बस वही किया। ये कहते हुए जानकी बेहोश हो गई। तब चंदा ने रोते हुए बताया कि माँ को रात से बहुत तेज बुखार है। मुकेश ओबरॉय ने सीनियर डॉक्टर को जानकी का ट्रीटमेंट करने को कहा। डॉक्टर, इनका अच्छे से इलाज करना, जो भी खर्चा लगेगा मैं पे करूंगा, पर इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जानकी को अस्पताल में बढ़िया ट्रीटमेंट और देखभाल मिला, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जानकी अपनी बेटी चंदा को लेकर अस्पताल से जाने लगी। तभी सिमरन बोली, अरे आप दोनों कहाँ जा रही हैं? चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नहीं मेम साहब, हमारा घर टूट चुका है, हम बेघर हो चुके हैं, हमारा घर अब ये फुटपाथ है। ओह चलिए, मैं आपको आपके नए घर ले चलती हूँ। नया घर? सिमरन उन दोनों को लेकर बंगले में पहुंची। लो आ गया आपका नया घर। पर ये तो आपका बंगला है मेम साहब। हाँ, लेकिन आज से आप दोनों भी यहीं रहेंगे, इस घर का सदस्य बनकर। ये सुनते ही जानकी की आंखें भर आई। दोनों माँ बेटी को बंगले में रहने के लिए एक कमरा दिया गया। इस तरह जानकी और चंदा को कड़ाके की ठंड और गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। गाजीपुर नाम के एक गांव में कौशल्या अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। सिंड्रेला जब 6 महीने की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद कौशल्या ही सिंड्रेला की माँ भी थी और पिता भी थी। कौशल्या अपनी बेटी सिंड्रेला पर जान छिड़कती थी और सिंड्रेला भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बालों का रंग सुनहरा, रंग गोरा और आंखें तो बिल्कुल झील की तरह गहरी थी। घर चलाने के लिए और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए कौशल्या लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कौशल्या को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अक्सर मन में एक ही बात सोचा करती थी, बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, पता नहीं मैं उसकी शादी कब करवा पाऊंगी। गरीबी के कारण कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। हे माता रानी, मेरी बच्ची के लिए कोई पढ़ा लिखा समझदार लड़का भेजो, उसके अच्छे घर में शादी करवा दो। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है और कहती है, माँ आपको पता है हमारी बगल वाली मंजू है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। बताना, अभी तो वो मुझसे भी छोटी है और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे ताकि बच्चे जिंदगी भर खुश रह सके। माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उन्हें क्यों माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ता है? बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तेरे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन माँ, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते, लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना पड़ता है। मुझसे शादी वादी की बात मत क्या करो माँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। सिंड्रेला को सोता हुआ देख कौशल्या सोचती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इसको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी बच्चे के लिए किसी राजकुमार को भेज दो। इतना कहकर कौशल्या भी सो जाती है। अगले ही दिन शहर से एक राहुल नाम का लड़का गांव घूमने आता है। राहुल शहर में पला बड़ा 25 साल का नौजवान लड़का था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने हमेशा से शहर का भीड़ भाड़ ही देखा था, इसलिए वो गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वो जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले कौशल्या दिखती है। वो कौशल्या से कहता है, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आंटी, मैं यहाँ का अतिथि हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए गांव घूमने आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा?
मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या आप मेरे रहने का कोई इंतजाम करवा सकती हैं? ये लो, कैसी बात कर दी तुमने। तुम हमारे अतिथि हो और अतिथि तो भगवान के बराबर होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। तुम कुछ दिन रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कौशल्या राहुल को अपने घर ले आती है। घर आते ही राहुल की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। वो सिंड्रेला को देखता रह जाता है। फिर कौशल्या कहती है, बेटा ये मेरी बेटी है, इसका नाम सिंड्रेला है। 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। हर वक्त शरारत करती रहती है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो चाहता हूँ ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। चलिए आप मुझे अपना घर दिखा दीजिए। कौशल्या राहुल को अपना घर दिखा देती है और उसे खाट पर बिठाकर मिट्टी के गिलास में चाय देती है। क्या यहाँ सभी मिट्टी के गिलास में चाय पीते हैं? तब सिंड्रेला जवाब देती है, हाँ जी, यहाँ खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शहर की तरह यहाँ मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो मुझे गांव बहुत पसंद है। इसी तरह राहुल कौशल्या के घर में रहने लगता है और सिंड्रेला उसे पूरा गांव घुमाती है। राहुल को सिंड्रेला का साथ बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सिंड्रेला को भी राहुल का साथ बहुत अच्छा लगता था। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। इसी तरह काफी समय बीत गया और राहुल की छुट्टियां खत्म हो गई। सिंड्रेला, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में ये दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं गांव आता रहूंगा। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गई हो। ऐसा कहकर सिंड्रेला थोड़ी उदास हो जाती है। राहुल कौशल्या के पैर छूता है और सिंड्रेला की तरफ देखता है और उसे बाय करके चला जाता है। राहुल के जाने के बाद सिंड्रेला शांत रहने लगी थी। पहले वाली चंचल सिंड्रेला अब शांत रहा करती थी। एक दिन कौशल्या सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम बदल कैसे गई? मेरी वो वाली सिंड्रेला कहाँ है जो हर वक्त शरारत करती रहती थी, बदमाशियाँ किया करती थी? माँ, समय के साथ सब बदल जाता है, मैं भी बदल गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन कौशल्या के घर एक चिट्ठी आती है। सिंड्रेला, बेटा जरा इसे पढ़ना तो, पता नहीं हमें चिट्ठी किसने भेजी है। सिंड्रेला चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी राहुल की थी। उसमें लिखा था कि अगली सुबह राहुल उन लोगों से मिलने आ रहा है। सिंड्रेला ये बात अपनी माँ को बताती है। अब तो सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। अगले दिन राहुल आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सिंड्रेला, यह 1 महीना मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा बारात लेकर आऊँगा। सिंड्रेला खुश हो जाती है। कुछ दिन रहकर राहुल वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कौशल्या को सिंड्रेला और राहुल के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से अनजान वो सिंड्रेला के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के सरपंच का बेटा सिंड्रेला की खूबसूरती के पीछे दीवाना था। उसको सिंड्रेला से प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था। इसलिए वो कौशल्या से सिंड्रेला का हाथ मांगता है। कौशल्या बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। मैं अभी ये खुशी की बात सिंड्रेला को बताकर आती हूँ। कौशल्या सिंड्रेला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सरपंच के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं माँ, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर वो लड़कियों को छेड़ता था। कौशल्या को लगता है सिंड्रेला शादी करना नहीं चाहती, इसलिए ये सब बोल रही है।
तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हारी शादी सरपंच के बेटे से होगी और अगले हफ्ते ही होगी। इतना कहकर कौशल्या चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राहुल को चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में सिंड्रेला सब कुछ लिखती है और उसे डाकघर में दे आती है। जब उसकी चिट्ठी राहुल तक पहुंचती है तो राहुल भी परेशान हो जाता है और बिना समय गवाए तुरंत गांव पहुंच जाता है और सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मुझे लगता है हमें आंटी जी को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं माँ कुछ गलत न समझ जाए। राहुल, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम कौशल्या आंटी को समझाएंगे। मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर भरोसा करेंगी। राहुल सरपंच के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसके सारी बुरी आदतों को अपने कैमरे में तस्वीर खींच लेता है और सारे प्रूफ के साथ वो कौशल्या से बात करने जाता है। आंटी जी, आज मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं और सिंड्रेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंड्रेला सरपंच के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने? अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर सरपंच जी को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। राहुल सरपंच के बेटे की सारी करतूत कौशल्या को दिखाता है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच जी बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो वो हम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे आंटी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात राहुल, कौशल्या और सिंड्रेला अपना सामान बांधकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरपंच के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर लेते हैं। हम तो और ज्यादा फंस गए। कल सुबह सरपंच को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी बेटी को गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी। माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसके प्यार को बचा लीजिए। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और एक जादुई गाउन प्रकट होता है। गाउन में से आवाज आती है, कौशल्या, तुम चिंता मत करो। तुमने हमेशा माता रानी की पूजा की है। मुझे माता रानी ने ही भेजा है। मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सिंड्रेला, तुम मुझे पहन लो। उसके बाद तुम एक जादुई लड़की में बदल जाओगी। फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। गाउन को पहनती ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। सिंड्रेला के इतना कहती ही वो लोग उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और सरपंच का खतरा उन पर से टल जाता है। वो तीनों जादुई गाउन की मदद से सही सलामत शहर पहुँच जाते हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। जीवन भर मेरी बेटी का साथ देना बेटा। हाँ आंटी जी। उसके बाद कौशल्या राहुल और सिंड्रेला की शादी करवा देती है। फिर वो तीनों शहर में ही अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।